आयरलैंड के एक छोटे से गांव बेलिस टाउन में लोग आज भी एक शख्स को याद करते हैं जिसने दिन दहाड़े में $6 लाख का डाका डाला। हैरत की बात तो यह है कि ना तो उसके हाथ में बंदूक थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई निकाब। उस कार्रवाई के बाद वो खुलेआम घूमता रहा, लेकिन पुलिस उसका बाल भी बांका ना कर सकी क्योंकि उस शख्स ने ये लूट मार बड़े ही कानूनी तरीके से की थी। और उस शख्स का नाम था बार्ने कर्ले, एक मिस्टीरियस और शातिर गैम्बलर। वो इतना शातिर था कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी और बुकीज उसका नाम सुनते ही जुआ बंद कर देते थे। उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम की कमजोरियों को ना सिर्फ ढूंढा बल्कि उनको अपना हथियार बनाया। ये 1975 की वो हैरत अंगेज दास्तान है जिसे दुनिया आज येलो सैम बैटिंग कॉप के नाम से जानती है। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका एक दफा फिर से खुश आमदीद। और इस रोबरी को अच्छे से समझने के लिए मेरी वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 26 जून 1975 डबलिन से 26 किलोमीटर दूर बेलियस टाउन नामी एक छोटा सा गांव था जहां पर घोड़ों की रेस हो रही थी। रेस कोर्स में काफी रौनक लगी हुई थी और रेस शुरू होने की तैयारी चल रही थी। लोग मुख्तलिफ घोड़ों पर पैसा लगा रहे थे और बुकीज अपनी जगह संभाल रहे थे, लेकिन बार्ने कर्ले वहां कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो बड़ी चालाकी के साथ रेस कोर्स के अंदर ही कहीं झाड़ियों के पीछे छुप के रेस स्टार्ट होने का वेट कर रहा था। और उसके छुपने की वजह वहां मौजूद बुकीज थे, जिनको अगर पता चल जाता कि आज की रेस में बार्नी भी आया है या तो उसका घोड़ा इस रेस में दौड़ रहा है, तो वो सब के सब बुकीज अलर्ट हो जाते, यहाँ तक कि वो लोग जुआ बंद भी कर सकते थे। उस वक्त गैम्बलिंग इंडस्ट्री में बर्नी का नाम काफी बदनाम था। बर्नी जिस रेस में भी शिरकत करता था या सिर्फ ग्राउंड पर नजर भी आ जाता तो सब के सब बुकी समझ जाते थे कि यहाँ पे कोई ना कोई तो गड़बड़ होने वाली है। लेकिन बर्नी जो आज चाल चलने वाला था वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चाल थी। बर्नी कर्ली एक ऐसा शख्स था जिसने अपने सगे बाप तक को भी नहीं छोड़ा था। उसके वालिद चार्ली कर्ली ग्रे हाउंड के कुत्तों को ट्रेन करते थे और उन कुत्तों की रेस करवा के जुआ खेलते थे। चार्ली कर्ली भी बहुत चालाक थे। वो रेस के आखिर में अपने सबसे सुस्त कुत्ते को ड्रग्स देकर उसे तेज भागने पर मजबूर कर देते थे और अपने सारे पैसे चालाकी के साथ उसी कुत्ते पे लगा देते थे। और अपने बाप की इन हरकतों के बारे में बर्नी को अच्छे तरीके से पता था। एक दिन जब बर्नी 15 साल का बच्चा था, उसके बाप ने उसे कुत्ते को ड्रग यानी दवाई वाला गोश्त देने को कहा, लेकिन बर्नी ने वो गोश्त जानकर कुत्ते को नहीं दिया और अगले दिन रेस में वो कुत्ता हार गया। चार्ली को हुआ ठीक ठाक नुकसान, पर एक शख्स इसमें बहुत खुश था। वो था बर्ने कार्ली यानी चार्ली कर्ली का बेटा। इसके पीछे वजह ये थी कि बार्नी ने बड़ी चालाकी के साथ वो गोश्त जिसमें दवाई यानी ड्रग्स मिले हुए थे दूसरे कुत्ते को खिला दिया और उसी कुत्ते पर पैसे लगा दिए। अपने ही बाप को धोखा दे के पहली दफा बार्नी ने €5 कमाए, जो आज के $500 बनते हैं। यानी जिस शख्स ने जुए की शुरुआत अपने बाप को धोखा दे के की, तो वो शख्स बाकी दुनिया का क्या हाल करने वाला था, इस बात का अंदाजा आपको थोड़ी देर में ही हो जाएगा। चलो मैं आपको बैटिंग सिस्टम समझाता हूँ। बैटिंग में एक जुआ खेलने वाला होता है जो घोड़ों पर पैसा लगाता है, और अगर उसका घोड़ा जीत जाए तो पैसा डबल या ट्रिपल या फिर उससे भी ज्यादा। और ये रेट सेट करने वाला होता है बुकी, जो ये रेट सेट करता है कि कौन से घोड़े पर कितने ज्यादा टाइम्स पैसा मिलेगा। और अगर कोई घोड़ा सुस्त होता है तो उसके जीतने के चांसेस काफी कम होते हैं, तो उस घोड़े का रेट सबसे ज्यादा होता है 1 to 20, यानी अगर आप ₹1 लगाओगे तो आपको उसके जीतने पर ₹20 मिलेंगे। और इसी तरह जिस घोड़े के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं उसका रेट सबसे कम होता है, क्योंकि सब के सब लोग उसी पे पैसा लगा रहे होते हैं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसे वो कमाता है जिसने सबसे सुस्त घोड़े पर पैसे लगाए हों और उसी का घोड़ा रेस जीत जाए, यानी 20 टाइम ज्यादा कमाई। चार्ली ने पूरी जिंदगी अपने सबसे सुस्त कुत्ते को ड्रग्स देकर सबसे तेज किया और अपने सबसे चुस्त कुत्ते को सबसे सुस्त किया। ये सब करके वो बुकीज को धोखा देता था, क्योंकि उस टाइम पर बैटिंग लीगल नहीं थी तो कुछ रूल्स भी नहीं बने हुए थे। 1956 में एक ऐसा वाकया आया था जिसने चार्ली को नाक तक कर्जों में डुबा दिया। उसने हमेशा की तरह बड़ी चालाकी से अपने सुस्त कुत्ते को ड्रग्स दी और सारे पैसे उसी पर लगा दिए, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेडिसिन का गलत असर होने की वजह से वो सुस्त कुत्ता ना ही सिर्फ हार गया बल्कि गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई और वो कुत्ता रेस हार गया। इस तरह चार्ली यानी बर्नी का बाप अपना सारा पैसा हार चुका था और बर्नी को स्कूल छोड़कर फैक्ट्री में जॉब भी करनी पड़ी ताकि वो अपने बाप का कर्जा उतारने में उसका सहारा बन सके। अगले 18 महीनों तक दोनों ने दिन रात मेहनत की।
जो कुछ कमाया वो सारे का सारा बुकीज को पैसा वापस करने में खर्च हो गया। और ये वो वक्त था जब बार्नी ने जुए के खतरनाक और तारीखी पहलू को बहुत करीब से देखा। इसके बाद बार्नी ने अपनी जिंदगी में बहुत से काम किए, लेकिन हर जगह उससे सिर्फ नुकसान ही हुआ। कभी बैटिंग शॉप खोली या फिर कभी पब, म्यूजिक मैनेजमेंट में भी कदम रखा, लेकिन वहां भी बात ना बनी। यहाँ तक के बार्नी ने स्मगलिंग भी शुरू कर दी थी। वो क्रॉस द बॉर्डर जिलेट के ब्लेड से स्मगल करने लगा, लेकिन एक दिन बॉर्डर पर जंग छिड़ गई और गोलियों की आवाजों ने बर्नी को खौफजदा कर दिया। उसका दिल हमेशा हॉर्स रेसिंग और जुए में अटका रहता था। आखिरकार वो दिन आ गया जब बार्नी ने गैम्बलिंग की प्रोफेशनल जिंदगी में कदम रखने का फैसला किया। बेशक अपने बाप को धोखा देके, लेकिन उसने अपनी जिंदगी की पहली कमाई यहाँ से की थी। 1975 तक उसने गैम्बलिंग की दुनिया में बहुत लूट मार मचाई। कई बार उसकी ट्रिक्स काम कर जाती थी, कभी कभार वो कर्जों तले डूब जाता था। नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि बुकीज अब बार्नी का नाम सुनते ही डर जाते थे, उसे गेम खेलने नहीं देते थे, या फिर जिन घोड़ों पर सबसे ज्यादा रेट होता था वो रेट फौरन से गिरा देते थे। और इसी वजह से बर्नी 12,000 पाउंड्स के कर्जे में डूबा हुआ था और उसके पास इस दलदल से निकलने के लिए सिर्फ एक तरीका था। और यहीं पर उसके जहन में एक खाराफाती आइडिया ने जन्म लिया। बर्नी ने अपने एक पुराने दोस्त से राब्ता किया और उससे एक घोड़ा मांगा जिसका रिकॉर्ड बहुत खराब हो। इस घोड़े का नाम येलो सैम रखा गया, जो बार्नी के बाप चार्ली का निकनेम हुआ करता था। और इस घोड़े का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा खराब था। पिछली 9 रेसों में इस घोड़े ने 8वीं से भी गंदी पोजीशन हासिल की थी। लेकिन यहाँ पर बार्नी ने एक इंतहाई चालाक स्ट्रेटेजी अपनाई। उसने घोड़े को बड़ी चालाकी से जानकर ऐसी रेसेस और ऐसे मैदान में दौड़ाया जो उस घोड़े के मिजाज के खिलाफ हों। इससे येलो सैम नामी घोड़े की ऑफिशियल रेटिंग बहुत कम हो गई, यहाँ तक कि वो घोड़ा हैंडीकैप रेसिंग के लिए एलिजिबल हो गया। जबकि असल हकीकत ये थी कि येलो सैम एक सख्त जमीन पर तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। बर्ने ने बड़ी चालाकी के साथ येलो सैम नामी घोड़े को अंडर हैंडीकैप करवाया ताकि जब असल रेस आए तो घोड़ा तेज दौड़ सके, क्योंकि असल रेस होनी थी एक सख्त जमीन पर जहाँ पर येलो सैम दौड़ने में माहिर है। उसने 26 जून 1975 को बेलियस टाउन रेस कोर्स में होने वाली एक नेशनल रेस का इंतखाब किया। ये हैंडीकैप रेस थी जिसका नेम था माउंट हैनोवर हैंडीकैप हर्डल। लेकिन अब तक जो उसने किया वो उसकी प्लानिंग का सिर्फ एक हिस्सा था। बेलियस टाउन के ट्रैक को चुनने की भी एक खास वजह थी। वहाँ कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक ही फोन बूथ लगा था। उस दौर में जब भी कोई रेस होती थी तो कई घंटों पहले से मुल्क भर में बैटिंग शॉप्स पर लोग अपनी पसंद के घोड़ों पर पैसा लगाना शुरू कर देते थे और बैटिंग शॉप्स वाले बुकीज के साथ कनेक्टेड रहते थे। जिस घोड़े पर ज्यादा पैसे लग जाते थे तो शॉपकीपर बड़ी चालाकी के साथ बुकीज को बता देते थे ताकि बुकीज उन घोड़ों के रेट कम कर दें। लेकिन रूल ये था कि एक दफा रेस शुरू हो गई तो जो रेट है घोड़े का वो लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन बर्नी ने सोचा कि अगर वो आखिरी मोमेंट पर बेलियस टाउन रेस कोर्स की एक अकलौती फोन लाइन को किसी तरह से ब्लॉक कर दे तो वहां पर बुकीज का राब्ता बैटिंग शॉप वालों से टूट जाएगा और इस तरह से येलो सैम घोड़े का रेट आखिरी तक कम ही रहेगा। पर यह काम कुछ ऐसे करना था ताकि किसी को शक भी ना हो, क्योंकि अगर बुकीज को हल्की सी बिनक भी पड़ गई तो सब घोड़ों का रेट गिरा देंगे। इस प्लान की कामयाबी तब हासिल होगी जब बर्नी के भरोसेमंद दोस्त उसका साथ देंगे। उसने पूरे आइलैंड पर 300 शख्स को ढूंढा जो आखिरी वक्त में जाएंगे और येलो सैम पर पैसा लगाएंगे, जिसके लिए बर्नी ने उन सबको 50 से 300 पाउंड तक का एक एनवलप दिया था जिसमें कैश था। और इस प्लान के लिए बर्नी ने 15,000 पाउंड जमा किए थे जो उस वक्त उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। अगर ये प्लान नाकाम हो गया तो वो ना सिर्फ तबाह हो जाता बल्कि कर्ज के बोझ तले उसे जेल तक जाना पड़ जाता। और अब आता है वो रेस वाला दिन। कई घंटों पहले से ही बैटिंग शॉप्स पर जुआ शुरू हो चुका है जैसी उम्मीद की गई थी और येलो सैम घोड़े पर सबसे कम पैसा लगा था क्योंकि उसकी ऑफिशियल रैंकिंग बहुत ही कम थी। रेस शुरू होने के आखिरी 25 मिनट पहले बैनी नामी शख्स बेलिस टाउन के उस एक अकलौते फोन लाइन स्टेशन पे पहुंचा। ये बर्नी का एक काबिल एतमाद दोस्त था और इसी को ही पब्लिक फोन बूथ पर कब्जा करना था। उसने फोन उठाया और जानबूझकर जोरों कतर रोना शुरू कर दिया। कुछ देर तक लाइन में खड़े लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन बैनी ने कहा उसकी खाला बीमार हैं और वो मौत के बिस्तर पर पड़ी हैं। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। और कई लोग उसके दुख में शरीक हो गए, लेकिन उसी लाइन में खड़े बुकीज को बहुत ज्यादा मसला था। बैनी को बर्नी ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर कोई जबरदस्ती फोन छीनने की कोशिश करे तो गुस्से से फोन को तोड़ देना, पर किसी भी सूरत में किसी को वहां से फोन करने ना देना। जैसे ही रेस शुरू हुई तो बैनी ने फोन रखा और रोता वहां से निकल गया और फौरन से कहीं गायब हो गया। और इसी दौरान बर्नी के वो लोग जो मुल्क भर में फैले हुए थे उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ येलो सैम पर सारा पैसा लगा दिया। येलो सैम का रेट वही
1 to 20 था, यानी 1 रुपए लगाने पे 20 रुपए मिलेंगे और उसका रेट चेंज नहीं हुआ था क्योंकि शॉप्स वालों का कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पाया बुकीज के साथ। और इतने में रेस शुरू हो गई और येलो सैम का रेट लॉक हो गया। बैटिंग मैनेजर्स ने फौरन ट्रैक पर कॉल करने की कोशिश की ताकि इस घोड़े का रेट कम किया जा सके, लेकिन उन्हें हर दफा फोन बिजी ही मिला। ट्रैक पर बुकीज को अंदाजा ही नहीं था कि बाहर क्या तूफान आ चुका है। उस वक्त बर्ने खुद रेस कोर्स में मौजूद था, लेकिन वो बुकीज की नजरों से बचने के लिए झाड़ियों में छुपकर दूरबीन की मदद से रेस देख रहा था। जब रेस शुरू हुई तो येलो सैम ने अपने जोकी के साथ हैरत अंगेज रफ्तार दिखाई। सिल्वर रोड जैसा घोड़ा भी उसके सामने नाकाम नजर आया। येलो सैम ने 13 हर्डल बड़ी आसानी से पार की और 2.5 किलोमीटर की लेंथ से रेस जीत ली। और जब रेस खत्म हुई और बुकीज को पता चला कि उनके साथ क्या हुआ है तो वहाँ पर काफी हंगामा आराई हुई और वो बार्नी के दोस्त बैनी को ढूंढ कर लाया जिसने फोन बूथ पर कब्जा कर रखा था। लेकिन उसने कहा कि मौजूदा हो गया, मौजूदा हो गया, मेरी खाला बेहतर है, और उसने बड़ी चालाकी से बर्नी को पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब बारी थी बुकीज के बर्नी को पैसा देने की। इस रेस में बर्नी की टोटल इन्वेस्टमेंट 15,000 पाउंड थी, जिसका उसे 20 टाइम ज्यादा पैसा मिलना था, यानी 3 लाख पाउंड, जो आज के दौर में 35 लाख पाउंड बनते हैं। बुकीज ने बड़े गुस्से में आकर ये रकम उसको एक पाउंड के बिल्स में अदा की, जिनकी टोटल 108 बोरियां बनती थी। और ये वाकया पूरे आयरलैंड और यूके में हेडलाइन बन चुका था। बर्नी कार्ली रातों रात एक लेजेंड बन चुका था। सबसे अहम बात यह थी कि उसने कोई भी कानून नहीं तोड़ा, उसने सिर्फ सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठा के उसको अपना हथियार बना लिया। इस वाकये के बाद बुकीज ने अपने रूल्स बदल दिए और बड़ी बड़ी बेट्स के लिए कम से कम 30 मिनट का टाइम फ्रेम लाजमी कर दिया। और बर्नी कार्ली ने 1975 के बाद कई छोटे बड़े गैम्बल्स किए, लेकिन 2010 और 2014 के कॉप्स ने डिसाइड किया कि उसका दिमाग 70 साल की उम्र में भी इतना ही तेज चलता था। बर्नी कार्ली 23 मई 2021 को 81 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए चल बसे। की मौत पर हॉर्स रेसिंग की दुनिया ने उसे जीनियस और रॉबिन हुड ऑफ रेसिंग के तौर पर ट्रिब्यूट भी पेश किया, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था जो सिस्टम को लूटने का तरीका जानता था और दूसरी तरफ वही पैसा गरीबों में खर्च करने का हौसला भी रखता था। तो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी की दास्तान खत्म होती है। आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो आपको मेरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाली वीडियो आई एम द गॉड भी जरूर देखनी चाहिए। उस वीडियो में कुछ ऐसे हकाइक हैं जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। मिलते हैं एक अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।